हेलो विद्यार्थियों, मैं चेतन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा पूर्ण संख्या, क्लास 6 का ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या क्या होती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने 5th क्लास तक पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जैसे आपने 5th क्लास तक पढ़ते हैं, जो काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5, इस जो ये उप संख्याएं होती है इनको मैं बोलता हूँ प्राकृत संख्याएं, या इनको बहुत नेचुरल नंबर, या इनको बोलते हैं काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं हम लोग। और जब यही संख्याएं का 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0 1 2 3 4, तो जो ये संख्याएं प्राप्त होती है इन संख्याओं में बोलता हूँ पूर्ण संख्याएं। और जब मैं उन पूर्ण संख्याओं को संख्या पद्धति पर, संख्या रेखा पर दर्शाने की बात करता हूँ, जैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं पूर्ण संख्याओं, तो जैसे ये मान ली होगी मेरी, ये होगी मेरी संख्या रेखा। तो ये होगा 0, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ये मेरी 0 से 7 तक लिया है मेरी संख्या रेखा होगी। तो यहाँ पे मैं संख्या रेखाओं के बारे में आपको बताता हूँ कि संख्या रेखा योग कैसे करता है, व्यवकलन कैसे करता है, गुणा कैसे करता है और भाग कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि योग कैसे करते हैं। जैसे को मैं सिंपल सा एग्जाम ले लूँ, मेरे को 2 + 3 करना है। तो जैसे ये मेरा है 2 और कितने करना है 3, तो 3 का दम चलते जाओ, 1 2 3, कितना मिला मेरे को 2 और 3 कितना होता है 5 होता है। तो मिल गया मेरे को 5, ये हो गया मेरा योग। ऐसे ही अगर मैं 7 - 4 करता हूँ, व्यवकलन की बात करता हूँ, तो ये हो गया मेरा 7। तो इसमें से 4 कम कर दीजिए, 4 इधर वापस आ जाइए, 1 2 3 और 4, कितना मिला मेरे को 7 - 4, कितना मिला मेरे को 3। तो ये हो गया मेरा व्यवकलन। गुणा की बात करते हैं, जैसे अगर सिंपल सा लूँ 2 × 4, तो इसको मैं पढ़ूंगा 2 बार 4। तो 2 बार 4 का मतलब होता है एक बार हम 0 से स्टार्ट करिए, 0 से 4, और फिर 4 से स्टार्ट करते हैं, क्या मिला मेरे को 8। तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को 8, यहाँ पे 4 × 2 कितना होता है 8 होता है। तो ये होगा मेरा 8। ऐसे हम संख्या रेखा पर हम योग, व्यवकलन और गुणन और ऐसे ही भाग कर सकते हैं। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। चलिए आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इसकी प्रॉपर्टीज होती है, एक तो समवर्तता की प्रॉपर्टीज होती है, एक क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टीज होती है, एक प्रॉपर्टी होती है साचर्यता की, एक होती है बंटनता की, एक होती है तत्समता की। तो सभी विधियां, जो सभी प्रॉपर्टीज है, हम योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के लिए सभी व्यवस्था पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ योग के लिए गुणधर्मों की बात करता हूं मैं पूर्ण संख्याओं के लिए। तो सबसे जो पहले मेरे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी आती है मेरे पास समवृद्धता की प्रॉपर्टी, समवृद्धता गुणधर्म। समवृद्धता का गुणधर्म क्या होता है कि जैसे आप कोई भी दो परिमेय संख्याएं लो, दो पूर्ण संख्याएं लो, तो अगर उन दो पूर्ण संख्याओं का योग करूंगा तो जो मेरे को आंसर मिलेगा वो आंसर भी हमेशा मेरा क्या होगा, एक पूर्ण संख्या। जैसे मैंने दो संख्याएं ली, एक मेरी संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी मेरी ए और दूसरी पूर्ण संख्या होगी मेरी बी। तो जब मेरे को जो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट में मेरा क्या होगा, हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगा। अगर ये बात सही होती है तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो मेरी समवृद्धता की प्रॉपर्टी है वो योग गुणधर्म के लिए क्या होती है, लागू होती है। जैसे मैं यहाँ पे लूँ कोई संख्या, जैसे मैंने एक मान ले लिया 2, ये मेरी पूर्ण संख्या है और 5 एक मेरी पूर्ण संख्या है। तो 2 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 7। 7 एक मेरी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो जो ये प्रॉपर्टी है वो योग के लिए लागू होती है, मतलब समवृद्धता का जो गुणधर्म है वो योग के लिए पालन होता है। ऐसे ही दूसरी बात करता हूँ मैं, क्रम विनिमयता की। जो क्रम विनिमयता का नियम है, क्रम विनिमयता का जो नियम है वो पूर्ण संख्याओं के लिए भी लागू होता है। कैसे कि जैसे मेरे पास दो कोई पूर्ण संख्याएं हैं, a और b, मेरे पास कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो क्रम विनिमयता का नियम मेरे को ये कहता है कि इस संख्या को a + b करो या b + a करो, ये जो रिजल्ट आएगा वो दोनों सेम आएगा। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल ले लिया, a का मान जैसे मैंने ले लिया 5 और b का मान ले लिया 4। तो आप 5 में 4 जोड़िए या 4 में 5 जोड़िए, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। रिजल्ट क्या आएगा,
सेम आएगा, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ये मेरे क्रमनियता का नियम होता है। और क्रमनियता का जो नियम होता है वो योग के गुणधर्म के लिए हमेशा लागू होता है। तो ये मेरा क्रमनियता का नियम हो गया। अब मैं बात करता हूँ साचर्यता का। साचर्यता के नियम की बात करता हूँ। तो साचर्यता के नियम की बात करने से पहले मैं बताता हूँ कि जैसे कोई तीन संख्या लेनी मैंने, ए बी और सी, तीन पूर्ण संख्या है मेरी, एक पूर्ण संख्या है, बी पूर्ण संख्या और सी पूर्ण संख्या। तो इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम ये कहता है कि ए प्लस बी को आप ब्रैकेट में लेके फिर बाद में सी के साथ जोड़ो, या बी प्लस सी को ब्रैकेट में एक साथ लेके फिर आप ए के अंदर जोड़ो, तो दोनों का मान है वो समान आएगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के माध्यम से। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 2, 3 और 4। जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने लिया 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 3 को मैं ब्रैकेट में ले लिया, 4 बार रह गया, और इधर में क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इसको जोड़ो, पहले आप इस ब्रैकेट वाली संख्या को जोड़ो, 2 और 3 कितने होता है 5, 5 और 4 9। अब इस ब्रैकेट वाली संख्या को जोड़ो, 3 और 4 7, 7 और 2 9। क्या दोनों संख्याएं बराबर आ रही है? हाँ, दोनों संख्याएं बराबर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साचर्यता का जो नियम होता है वो मेरा योग के गुणधर्म के लिए भी लागू होता है। तो यहाँ पे जो मेरे तीनों गुणधर्म है, समवृद्धता का, क्रम विनिमयता का और साचर्यता का नियम योग के गुणधर्म के लिए हमेशा लागू होता है। तो ये हो गए मेरे तीनों नियम। इसके बाद में बात करता हूँ व्यवकलन के लिए, फिर इसके बाद में बात करता हूँ गुणन के लिए, और उसके बाद बात करता हूँ बाकी के लिए। तो चलिए व्यवकलन के बारे में बात करते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं व्यवकलन के लिए गुणधर्म के बारे में। व्यवकलन के जो गुणधर्म की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं वही प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी मेरी? समवृद्धता की प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। समवृद्धता की प्रॉपर्टी क्या कहती है व्यवकलन के लिए कि जब आप एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या घटाएंगे तो जो रिजल्ट आता है वो भी मेरा क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या। तो चलिए देखते हैं कि ये मेरा सही है कि नहीं। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, पूर्ण संख्या ले ली 8, इसमें से मैंने घटाया 5, तो मेरे को कितना मिला 3। तो 3 मेरी एक पूर्ण संख्या हो गई। तो यहाँ पे मेरा नियम लागू हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसी संख्या को जैसे चेंज कर दूँ, जैसे मैंने लिया 8 और यहाँ पे ले लिया 9, तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को? क्या मिला मेरे को मिला माइनस का 1, जो कि मेरी एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समवृद्धता का जो गुणधर्म होता है वो व्यवकलन के लिए कई जगह लागू होता है, कई जगह लागू होता है, कई जगह लागू नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कि जो ये प्रॉपर्टी है वो हमेशा के लिए लागू नहीं होती है, कई जगह लागू हो भी सकती है और नहीं भी लागू हो सकती है। तो व्यवकलन के लिए समवृद्धता की प्रॉपर्टी लागू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हमेशा के लिए लागू नहीं होगी। अगर ऐसे ही मैं बात करूँ क्रम विनिमयता की, तो क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि दो पूर्ण संख्याएं लूं तो पहली पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या घटाओ या दूसरी पूर्ण संख्या में से पहली पूर्ण संख्या घटाओ तो मान बराबर आना चाहिए, लेकिन मान बराबर नहीं आएगा क्योंकि आप संख्याओं का ऑर्डर बदलते ही वो संख्याएं का मान भी बदल जाते। जैसे मैंने कोई संख्या ली 5 और 3, अब मैं यहाँ पे 5 में से 3 घटाऊंगा और 3 में से 5 घटाऊंगा, तो क्या दोनों संख्याएं बराबर आएगी? दोनों संख्याएं कभी भी बराबर नहीं आएगी। 5 में से 3 गए तो कितने बनेंगे मेरे पास? 2। लेकिन जब मैं बात करूँ 3 में से 5 गए तो 3 में से 5 गए तो कितने बनेंगे मेरे पास? -2। ये दोनों संख्याएं मेरे बराबर नहीं है, ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रम विनिमयता का नियम है वो व्यवकलन के लिए लागू नहीं होता है। व्यवकलन के लिए नियम ये लागू नहीं होता है, समवृद्धता के लिए भी हमेशा के लिए लागू नहीं होता है, कई केसेस में होता है, कई केसेस में नहीं होता। क्रम विनिमयता के लिए लागू नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ साचर्यता के बारे में। जब सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब क्रम विनिमयता के लिए लागू नहीं हो रहा तो ये साचर्यता के लिए भी लागू नहीं होगा। चलिए देखते हैं, जैसे ये मेरे पास कोई 3 पूर्ण संख्या है तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? a - b - c, इधर ब्रैकेट में ले लो
ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। ए माइनस बी माइनस सी लेके देख लो। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने वो ले लिया 3 4 5, मैंने 5 यहाँ पे रखा, -4 ब्रैकेट में रखा 3 इज नॉट इक्वल टू 5 -4 -3। पहले यहाँ पे ये ब्रैकेट में इसको सोल्व कीजिए आप। इसको सोल्व कर तो क्या मिलेगा, 5 में 4 गया तो 1 और 1 -3 कितना बचा मेरे को, -2। चलिए देखते हैं बराबर है कि नहीं। यहाँ पे ये 5 ऐसा कैसे रहेगा, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, और यहाँ पे कितना बचा 5 में से 1 गया तो 4। ये बराबर आए, ये बराबर नहीं आए। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो ये प्रॉपर्टी मेरी इस यहाँ भी लागू नहीं होती है। तो आप बोल सकते हो कि जो व्यवकलन के लिए क्रमनियमितता और साचर्यता लागू नहीं होती है, और जो समवर्तता की प्रॉपर्टी है वो कभी लागू हो भी सकती है और कभी लागू नहीं भी हो सकती है। तो ये मेरे गुणधर्म हो गए व्यवकलन के लिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ गुणन के लिए, और इसके बाद मैं बात करता हूँ भाग के लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब जो गुणन की और जो भाग की विधि है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।